तो गाइस वी आर बैक। आज हम वापस आ गए हैं वन पीस के एक और नए एपिसोड के साथ। और जैसे जैसे अलबात हीरा आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी ये मांगा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लूफी और गबान की फाइट के बाद गबान लूफी को चाबी दे देता है और जाते जाते बोल रहा होता है, अगर तुम जाओ ना तो जाते जाते मेरे से मिलके जाना। फिर हम एपिसोड का नाम देखते हैं, द हायरस फीरस लोकी ऑफ द फ्रेंड। उसके बाद हमें रोडो को दिखाया जाता है जो शिप में बैठकर सब लोगों को वापस लेके जा रहा होता है। शिप के अंदर वो दोनों गार्ड भी होते हैं जिनको लास्ट टाइम गानको ने धोया था। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो गुस्सा हो रही होती है। नामी का गुस्सा होना जायज भी है क्योंकि वो गोल्ड के लिए गई थी मेंशन के अंदर, उसे गोल्ड मिला ही नहीं। नामी कहने लगती है, मैंने इतना कुछ सोचा था कि मेंशन के अंदर मुझे इतना सारा खजाना मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके पता लगा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब खाली पड़ा है और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग जो भी हो, मैं खाली यहाँ पे खजाने के लिए आई थी। नामी की बात सुनकर उन दोनों गार्डों को थोड़ा शक हो रहा होता है, लेकिन रोडो जो है वो उन्हें संभाल लेता है। रोडो उन दोनों को कह रहा होता है, नामी की बातों पर गौर मत करो, ये पागल हो चुकी है, तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए, तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। रोडो नामी को कह रहा होता है, लोकी का नाम मत ले, तू तो मरेगी मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। लेकिन नामी किसी की बात सुन नहीं रही होती है, वो अभी भी गोल्ड के बारे में गुस्सा हो रही होती है। रोडो अभी भी समझाने में लगा होता है। और दूसरी तरफ हमारा फ्रैंक जो अभी भी सरप्राइज हो रहा होता है काफी ज्यादा और पेड़ों को ही देख रहा होता है। फ्रैंक के नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन रिप्ले जो है उसे बचा लेती है। रिप्ले कहती है, थोड़ा ध्यान से, ये जो टहनियां ये काफी ज्यादा फिसल पड़ी है। हम देखते हैं फ्रैंकी को वो अपने कंधे पे उठा लेती है और ये सीन देख के फ्रैंकी से मुझे जेलस फील हो रहा होता है। रिप्ले जो है फ्रैंकी का रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है अपने मन में। जैसा कि फ्रैंकी ने कहा था, ये पेड़ इतना ज्यादा बड़ा है, ये अभी तक खत्म होने पे नहीं आया। जिसका जवाब देते हो रिप्ले कहने लगती है, तुमने सही कहा, ये जो पेड़ है ये काफी ज्यादा बड़ा है और हम सब इसके ब्रांचेस पे ही घर बनाकर रहते हैं। इस पेड़ की ब्रांचेस इतनी ज्यादा बड़ी है, हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। रिप्ले जो है पेड़ की एक ब्रांचेस को दिखा रही होती है जो काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसे देखकर फ्रैंकी जो है काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। रिप्ले बताने लगती है, जो ब्रांच है ना, यहाँ पर एक पहले विलेज हुआ करता था जिसका नाम हागो था। एक दिन उस विलेज के ऊपर बिजली गिरी जिस वजह से पूरा विलेज जो है वो जलने लगा। जो ब्रांच काफी ज्यादा ओल्ड हो जाती है वो आग काफी ज्यादा जल्दी पकड़ती है, जिस वजह से हमें उन ब्रांचों को काटना पड़ा ताकि आग ज्यादा ना फैले, वो भी पूरे विलेज के साथ। ये सुनकर फ्रैंकी को यकीन नहीं हो रहा होता और वो कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन रहा होगा, ब्रांच के साथ में पूरे विलेज को काटना पड़ गया। रिप्ले कहती है, हाँ तुमने सही कहा, और ये एक तरह से अलबात के लिए एक वीक पॉइंट भी है जो कि फायर और बिजली है। उसके बाद हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर नामी और बाकी सब आ चुके होते हैं। विलेज में अभी भी पार्टी चल रही होती है, सब खा पी के एंजॉय कर रहे होते हैं अपने। नामी जो है वो उसोक को देखते हैं जो पी पा के टल्ली हुआ होता है। उसोक कहता है, मेरे को जोरो और लूफी अभी तक मिले नहीं है, वो कहाँ पर गए हैं, तुम लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय हो रहा है। हम लोग नामी को देखते हैं और आखिरकार इसने इस बार कुछ अपना मुंह नहीं खोला पिछली बार की तरह। नामी कहने लगती है, लूफी और जोरो जो है वो दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं विलेज को। उसोक कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। उसोक नामी को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है जारुल से, इससे मिलो, इसका नाम नामी और ये हमारी सबसे अच्छी नेविगेटर है। जारुल कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसके जवाब में उसोक कहता है, अपना मुंह बंद कर ले बुड्ढे। और नामी को बताने लगता है, ये जो बुड्ढा है ना, एक नंबर का ठरकी है, सबसे फ्लर्ट करता है, इसलिए तुम इसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। ये सुनकर डोरी जो वो थोड़ा नाराज होता है। ब्रोकी कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारे जारुल जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसोक को ज्यादा ही टल्ली होता है और कह रहा होता है, वैसे बुड्ढे एक बात बताते हैं, टाइप क्या है, कौन सी टाइप की लड़कियां तेरे को पसंद है। जारुल जो है वो मजे लेते हुए कहने लगता है, मुझे ना जो मेरी एज से बड़ी लड़कियां पसंद है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना उसोप है वो सीधे जारुल के ऊपर जाके उसे टपली मार देता है। उसोप कहने लगता है, अबे बुड्ढे, तेरे से बुड्ढा कौन मिलेगा यहाँ पे। और ये सीन कुछ ज्यादा ही मजेदार होता है देखने में। जारुल और बाकी सबका रिएक्शन देखकर तो मुझे ऐसी आ रही होती है। उसोप अभी भी गुस्से में कह रहा होता है, बुड्ढे, तेरे से बुड्ढा कौन मिलेगा इस दुनिया में। डोरी उसोप को कह रहा होता है, अरे भाई उसके सिर के ऊपर टपली मत मार। लेकिन उसोप तो कुछ ज्यादा ही टल्ली हुआ होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। बल्कि उसोप तो ये भी ज्ञान लगता है, बुड्ढे, अगर तेरे में हिम्मत है तो इस तलवार को अपने सर से निकाल के दिखा। ब्रोकी कहने लगता है, तेरा दिमाग खराब है क्या, अगर वो तलवार अपने सिर से निकालेगा तो वो यहीं पर ही खून से मर जाएगा। लेकिन उसोप जो है वो अभी भी मजे ही ले रहा होता है। हम देखते हैं ब्रुक भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो मजे ले रहा होता है, गाना वाना गा रहा होता है। ब्रुक कहने लगता है, नामी उसोप ने काफी ज्यादा पी ली है। और हम देखते हैं पहली बार नामी गुस्सा नहीं हो रही होती और वो कह रही होती है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वैसे भी हमारा ये सपना था यहाँ पर आना। हम उसोप को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अभी भी कह रहा होता है, वो बुड्ढे अपनी तलवार निकाल दे यार। और बाकी सब भी काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, माहौल काफी अच्छा होता है यार देखने में। हम कुलून को देखते हैं जो छुप के पीने की सोच रहा होता है, लेकिन दूसरा जायंट उसे कह देता है, अभी तो बच्चा है। दूसरी तरफ हम सांजी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, चलो नामी तो सुरक्षित है, लेकिन ये गर्ड कहाँ पे चले गए यार। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें गर्ड और बाकी सब दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों गार्ड है जिनकी पिटाई हुई होती है। गर्ड ने उनका इलाज कर दिया होता है और वो दोनों आराम कर रहे होते हैं। गर्ड कह रही होती है, इन लोगों को मारने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, और लग रहा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रोडो से पूछ रही होती है, आखिर ये सब किसने किया, मुझे जल्दी बता सब कुछ। रोडो बोल रहा होता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। रोडो बताने लगता है,
मैं वहाँ पर इसलिए गया था ताकि मैं अपने ब्लॉग कैसल के थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकूं। रोडो के पसीने आ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है, और फिर वहाँ जाकर मैंने देखा वो जो गेट था वो टूटा हुआ था और अंदर जाके देखा था ये दोनों वहाँ पे बेहोश पड़े थे। रोडो का रिएक्शन देखकर गार्ड को शक हो रहा होता है और वो कह रही होती है, लेकिन तेरे इतने पसीने क्या को छूट रहे हैं। हम रोडो को देखते हैं जिसकी फट चुकी होती है और वो कह रहा होता है, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग वहाँ पर लोकी के छुड़ाने के लिए उसकी चाबी ढूंढने गए थे तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। गार्ड कहने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं गार्ड से ही पूछ लेती हूँ। लेकिन रोडो गार्ड को गार्ड से बात करने के लिए रोक रहा होता है। हम देखते हैं गार्ड जो है वो जारुल के पास जा रही होती है। ये देखकर तो रोडो की फटरी होती है और वो कहने लगता है, अगर तुम वहाँ पर जाकर ये सब बताओगे तो वहाँ पर सारा माहौल खराब हो जाएगा, वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को, इसलिए जब ये गार्ड उठेंगे तो मैं इनसे खुद ही पूछ लूंगा आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग वहाँ पर सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर गार्ड भी मान जाती है और वो वापस जा रही होती है। रोडो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार उन्होंने जोरो और लूफी के बारे में कुछ बताया नहीं और ना वो बताएगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते। एक तरह से रोडो जो है वो भी यही चाहता था कि लोकी जो है वो आजाद हो जाए और वो इस आइलैंड से हमेशा के लिए चला जाए, भले ही वो छूटने के बाद तबाही मचा दे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो रेड हेड वाला बंदा जो यहाँ पर चुपके से घूम रहा है। रोडो इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं अपने गार्ड की एंट्री हो जाती है और वो सीधा रोडो के ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती है, मुझे पता था दाल में कुछ काला है, जल्दी बता दे बेटा क्या है सच्चाई, वरना तो तेरे को मार मार के कुत्ता बना दूंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने खेल रहे होते हैं और अपने मौज मस्ती में लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं सोमर, गानको और कलिंगम तीनों होली नाइट के लोग स्कूल की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। बच्चे जो है अपने खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बच्चा उन्हें नोटिस कर लेता है और कह रहा होता है कि वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह लग रहे हैं देखने में। सोमर जो है वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। लोकी के सामने लूफी और जोरो दोनों खड़े होते हैं। जोरो कह रहा होता है, लूफी जैसे तुमने कहा था यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता तो नहीं है। लूफी भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, अरे भाई मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, जब मैं आया था यहाँ पर जब ऐसा कुछ नहीं था। लूफी और जोरो वो दोनों उन मरे हुए मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं और लोकी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हुई होती है। जहाँ पर लूफी जो है वो पूछ रहा होता है लोकी से कि आखिर तुम्हारी हालत कैसी हुई है, अबे बताएगा भी ये सब कैसे हुआ, किसने मारा तेरे को। लोकी के भी मुंह से खून आ रहा होता है। लूफी अभी भी पूछ रहा होता है, अरे बताएगा भी यार ये सब कैसे हुआ, देख मैं चाबी लेकर आ गया। जोरो कहता है इसकी सांसें अभी भी चल रही है, ये अभी भी जिंदा है, शायद बेहोश है अभी। लूफी कूद कर लोकी के पास चला जाता है चाबी लेकर। जोरो कहता है इसको खोलने के बारे में सोचना भी मत, हमारी बात हो चुकी है इसके बारे में। लेकिन लूफी को लग रहा होता है लोकी जो वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो कहाँ ही इतना कुछ कर पाएगा, उसकी चोट इतनी लगी हुई है। हम देखते हैं लूफी जो है वो उसकी बेड़ियों के पास चला जाता है उसे खोलने के लिए और जोरो से भी हेल्प मांग रहा होता है। जोरो लोकी की बेड़ियां देख रहा होता है और कह रहा होता है इसकी जो बेड़ियां है वो सी प्रिज्म से बनी हुई है। लूफी जो है वो बर्फ से निकल रहा होता है, वो चाबी के वजह से दब चुका होता है। लूफी दोबारा ट्राई करने के लिए जा रहा होता है लेकिन जोरो उसे रोक देता है। जोरो कहता है हम दोनों जब तक इंतजार करेंगे जब तक लोकी जो है वो कुछ बोल ना दे, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहता है। लेकिन लूफी कहने लगता है जरा इसकी हालत देख, ये जो है वो मरने वाला है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। जोरो कह रहा होता है लेकिन मैंने तेरे को कहा ना यार इससे हमारे कुछ लेना देना नहीं है और मैंने अभी भी इससे बात नहीं करी है, और जितना भी मैंने बाहर वालों से सुना है उससे यही साबित होता है कि ये काफी डेंजरस है। वो दोनों बहस करते हुए जोरो अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। जोरो कहता है तुझे पता भी अगर ये आजाद हो गया तो कितनी तबाही मचा सकता है जितना हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, क्या तुझे अलबात के लोगों के बारे में जरा सी भी फिक्र नहीं है। उसके बाद जोरो कहता है चल फिर वेट कर। हम देखते हैं जोरो जो है वो लोकी के ऊपर एक जोर से लात मारता है जिससे हमारा लोकी जो है वो वापस होश में आ चुका होता है। लूफी लोकी से पूछ रहा होता है क्या तू ठीक है। दूसरी तरफ जोरो लोकी का ब्लड चेक करते हुए कहता है ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है। जिसके बाद जोरो जो है वो लूफी से चाबी लेकर लोकी के पास चला जाता है, उसकी बेड़ियों के पास। मैं तो यही सोच रहा होता हूँ अगर लोकी आजाद हो गया तो क्या करेगा। लोकी पूछ रहा होता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर करने क्या वाले हो, लेकिन लूफी को तो अभी भी ये लग रहा होता है कि लोकी मर चुका है। जोरो सोच रहा होता है अगर ये मर गया तो इसकी किस्मत कितनी खराब होगी। हम देखते हैं जोरो आखिरकार मान चुका होता है, उसकी बेड़ियां खोलने वाला होता है और वो कह रहा होता है इसकी एक बेड़ी को हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि जब ये लोकी होश में आए तो कुछ गड़बड़ न कर सके। लूफी बोल रहा होता है शायद मुझे चोपर को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए, इसकी हालत काफी खराब है। लेकिन जोरो मना कर देता है क्योंकि वो जगह काफी दूर है, शायद हमें पास ही के किसी विलेज से किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। जोरो बेड़ियां खोलते हुए कहने लगता है हम इसे आजाद भी करें और डॉक्टर को भी लाए, इससे तो हम दोनों ही मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन लूफी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूफी कहता है तू बस ये खोल दे, बाकी फालतू बातों को भूल जा, मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ और कुछ खाने को भी लेके आता हूँ। जोरो उन मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगता है अरे भाई सामने देख कितना सारा मीट पड़ा है, जहाँ पे लूफी की आंखें बाहर आ जाती है और वो कह रहा होता है अरे भाई ऐसा मत बोलो वो मेरे दोस्त थे। मतलब कुछ भी भाई, लूफी को कोई भी आके हाय हेलो कर दे वो उसे दोस्त बना लेता है। लूफी खाना लेने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं ऊपर आसमान से एक उड़ती हुई बोट आ रही होती है जिसके अंदर हजरुद्दीन और बाकी सब होते हैं। और भाई वो लोग इतनी जल्दी जल्दी नीचे आ रहे होते हैं कि वो नीचे टकराने वाले होते हैं। लेकिन हजरुद्दीन अभी भी नोटिस कर रहा होता है कि लोकी जो है वो बंधा हुआ है, लेकिन वो लोग इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो टकराने वाले होते हैं नीचे। हम सांझे को देखते हैं जो हजरुद्दीन की टोपी के अंदर छुप के आया हुआ होता है। इस हालत में भी ठर की सांझे अभी भी फ्लर्ट करने में लगा होता है गर्ड के साथ कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम
लूफी को देखते हैं जो बलून की तरह फूल के उन लोगों को बचा लेता है नीचे टकराने से, लेकिन जो वो बोट है वो काफी ज्यादा बाउंसी हो जाते हैं, जिस वजह से गर्ड और सांचो जो है वो तो जमीन पे गिर जाते हैं, लेकिन बाकी सब वो वापस हवा में उड़ जाते हैं। हम देखते हैं वो लोग जैसे तैसे नीचे जमीन पे वापस लैंड हो जाते हैं। हजरुद्दीन और बाकी सबके सामने सांची, लूफी और जोरो खड़े होते हैं, और वैसे भी इन लोगों को जल्दी आना होता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है ये लोग लोकी को आजाद कर देते हैं, तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। हजरुद्दीन कहता है भाई तो कुछ भी कर, लेकिन लोकी को आजाद करने की सोचो भी मत। और जैसे कि हमें पता है गर्ड ने रोडो को मार मार के सारी सच्चाई पता लगा ली होती है। हजरुद्दीन लूफी को बोल रहा होता है हम लोग लोकी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो काफी ज्यादा डेंजरस है, काफी इविल है और काफी बुरे इरादे रखने वाला है। वो जब से बच्चा है तब से हम उसे जानते हैं, और वैसे भी अगर उनने कुछ कहा है तो जरूर उसके पीछे कोई बुरा इरादा होगा। वो एक मॉन्स्टर है जो अपने दोस्तों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, इसलिए प्लीज मेरी बातों को समझो और उसे आजाद करने की कोशिश मत करो। इससे पहले जोरो कुछ बोले, तुम लोग भाई लूफी का चेहरा देखो, वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जोरो भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है हजरुद्दीन भाई अब देर हो चुकी है, बेड़िया जो है वो खुल चुकी है। इतना बोलते और भाई हम देखते लोकी जो है वो खुल रहा होता है, उसकी बेड़िया जो है सारी हट चुकी होती है। लोकी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है, और ये देखकर हजरुद्दीन और बाकी सबके डर के मारे फट चुकी होती है। लूफी बोल रहा होता है लोकी को देख के, अरे भाई मेरे को तो लगा था तू बेहोश है। और भाई तुम जरा लोकी की स्माइल देखो, क्या ही बैड सीन लग रहा होता है ये देखने में। लोकी की हाइट जो है वो बाकी सभी जायंट से इतनी ज्यादा बड़ी होती है। हम लोकी को देखते हैं जो अपना हैमर उठा लेता है, और फाइनली इस एपिसोड के अंदर रग्नीर आ चुका है। हम देखते हैं लोकी जो है वो रग्नीर को लेके खड़ा हो चुका होता है, और ये देखकर बाकी सबकी फट चुकी होती है खाली जोरो को छोड़ के। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा अगले एपिसोड का, सच बताऊं तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।